नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है सकल निवेश और शुद्ध निवेश, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है सकल निवेश और शुद्ध निवेश? देखिए, जब एक निश्चित अवधि, सकल निवेश के बारे में पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक निश्चित अवधि में उत्पादक द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया व्यय सकल निवेश कहलाता है ना। जबकि एक उत्पादक अपनी पूंजीगत वस्तुओं पर जितना भी निवेश करता है टोटल एक वर्ष के अंदर, तो एक निश्चित अवधि, समय अवधि उसमें निश्चित होनी चाहिए, ज्यादातर हम एक वर्ष को मान करके चलते हैं। तो एक निश्चित अवधि में जब एक उत्पादक पूंजीगत वस्तुओं पर जितना निवेश कर रहा है, जितना खर्च कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सकल निवेश कहते हैं। जैसे नया प्लांट वो लगा रहा है, या कोई नई मशीनरी खरीद रहा है, या किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, खर्च कर रहा है पैसा, तो वो क्या कहलाएगा? सकल निवेश कहलाएगा। इसको कैसे ज्ञात किया जाता है? सकल निवेश बराबर होता है शुद्ध निवेश माइनस मूल्यह्रास। शुद्ध निवेश जो है आपका सकल निवेश, शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास। शुद्ध निवेश में मूल्यह्रास को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? आपका सकल निवेश आता है। अब देखते हैं शुद्ध निवेश क्या होता है पहले। तो शुद्ध निवेश बराबर होता है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। जब भी किसी भी वस्तु के ऊपर खर्च करती है उत्पादक के द्वारा, जो खर्च किया जाता है, और जब वो उस वस्तु को या उन वस्तुओं को जब वो बार बार प्रयोग में लेता रहता है, तो उसमें उनकी टूट फूट होती है, मरम्मत होती है, और कुछ घिसावट भी होती है। तो घिसावट को हटाने के बाद में, टूट फूट, मरम्मत और घिसावट को हटाने के बाद में जो कुछ भी शेष बचता है, तो वो क्या सकल निवेश में से जब हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो उसके बाद जो शेष बचता है वो क्या कहलाता है? शुद्ध निवेश कहलाता है। अब ये है मूल्यह्रास क्या है? स्थिर परिसंपत्तियों के उपयोग से उनके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहते हैं। जब लगातार हम स्थिर परिसंपत्तियों का, जैसे आप बिल्डिंग का आप लगातार प्रयोग करते जा रहे हो, तो उसमें क्या होगी कि उसमें टूट फूट मरम्मत तो करानी पड़ेगी। हर कुछ ना कुछ उसके अंदर टूट फूट होती रहती है, कभी प्लास्टर कराना। इसी तरह जो प्लांट और मशीनरीज है, उसके अंदर भी कई सारी मशीनरी, कई सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो लगातार प्रयोग में आने के साथ साथ उनमें घिसावट होती रहती है, कुछ टूट फूट हो जाते हैं, कुछ को बदलने पड़ते हैं। तो इनके ऊपर जो खर्चा आने वाला होता है, अब ये खर्चे तो कुछ में शामिल हो जाएगा, सकल निवेश के अंदर शामिल हो जाता है। लेकिन जब हम सकल निवेश में से इस खर्चे को हटा देते हैं, घिसावट और टूट फूट वाली मरम्मत के खर्चे को हटा देते हैं, तो बाकी जो बचता है वो हमारा बचता है शुद्ध निवेश बचता है। तो है ना, अब ये मूल्यह्रास हो गया। स्थिर परिसंपत्तियों के उपयोग से उनके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहते हैं। इसके बाद है घरेलू सीमा या सामान्य निवासियों की अवधारणा। घरेलू सीमा का मतलब क्या है कि एक देश की सीमा के अंदर जितने लोग निवास कर रहे हैं वो हमारे कहलाएंगे घरेलू सीमा या सामान्य निवासी। तो घरेलू सीमा और सामान्य निवासियों की अवधारणा में क्या होता है? देखिए कि घरेलू सीमा को हम पहले लेते हैं। घरेलू सीमा का मतलब है कि एक देश की भौगोलिक सीमा, एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जितने भी लोग निवास कर रहे हैं उन सब की जो इनकम है वो इसके अंदर जोड़ी जाती है। घरेलू सीमा के अंदर उन सब लोगों को लिया जाता है जो एक देश की भौगोलिक सीमा में रह रहे हैं, चाहे वो देश के नागरिक हों, चाहे वो विदेशी नागरिक हों। जो कोई भी एक देश की घरेलू सीमा में, घरेलू सीमा का मतलब उसके भौगोलिक दायरे के अंदर रह रहा है, वो सभी हमारे घरेलू उत्पादन के अंदर जोड़े जाएंगे, घरेलू इनकम के अंदर जोड़े जाएंगे। तो वो घरेलू सीमा हो गई। और दूसरा हमारा क्या है? सामान्य निवासियों की अवधारणा। सामान्य निवासियों की अवधारणा क्या है कि ऐसे वे नागरिक जो कि देश के हैं, चाहे वो देश में रह रहे हों, चाहे वो देश के बाहर रह रहे हों, उन सभी की इनकम को राष्ट्रीय आय के अंदर जोड़ा जाता है। उन सभी को हम सामान्य नागरिक मानेंगे। किनको मानेंगे? वे नागरिक जो देश के हैं और चाहे वो देश की सीमा में रह रहे हो या देश के बाहर है। जैसे अब हमारे यहाँ के देश के इंडियंस जो हैं वो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में हैं, तो उन सारे लोगों को हम क्या बोलेंगे? सामान्य नागरिक बोलेंगे। लेकिन हमारे देश के अंदर अगर फॉरेनर्स आकर के रह रहे हैं, वो अपना कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनको हम घरेलू सीमा के अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, ये घरेलू सीमा हो गई।
विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। नेक्स्ट है हमारा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को अगर सिंपल वे में हम देखें तो निर्यातों में से आयातों को घटाने पर प्राप्त होती है। ठीक है, जब देश के निर्यात ज्यादा होते हैं, आयात कम होते हैं, तो हमारी ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय धनात्मक होती है। अगर देश के आयात ज्यादा है और निर्यात कम है तो देश की विशुद्ध साधन आय ऋणात्मक होती है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशों द्वारा देश में अर्जित आय करके इसको निकाला जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है विशुद्ध परोक्ष कर। विशुद्ध परोक्ष कर का मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की बात हम कर रहे हैं। ये कैसे निकाले जाते हैं, ये निकाले जाते हैं सकल अप्रत्यक्ष कर, सकल कुल अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को घटा करके ये निकाले जाते हैं। होता क्या है कि जब भी हम किसी भी वस्तु के कीमत की गणना करते हैं, किसी भी वस्तु के उत्पादन की कीमत की जब गणना की जाती है तो उसको कैसे निकाला जाता है, उसके अंदर उसकी लागत शामिल की जाती है। क्या उसकी फैक्टर कॉस्ट निकाली जाती है। सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट उसके अंदर होगी, प्लस उसके ऊपर कितना हमने टैक्स लगाया है वो शामिल होगा, और अगर गवर्नमेंट ने कोई अनुदान दिया है तो उसको उसमें से घटा दिया जाता है। तो टैक्स को उसमें जोड़ा जाता है, अनुदान को, सब्सिडी को उसमें से घटा दिया जाता है। इस तरह से वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सकल अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को घटा करके शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है 14 चैप्टर ये खत्म होता है। इसको आप अच्छी तरह से लर्न करिए, सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ये। तो और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम इसको अपनी जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।